दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि जीएस क्लास में। तो आज हम शुरू करते हैं भारत का संविधान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक को ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको हम कम से कम 4 से 5 घंटे में ख़त्म करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही समय में। ठीक है, तो आज पहला क्लास है। ठीक है, देखिए संविधान। सबसे पहले शब्द आता है इसमें राज्य। राज्य का मतलब क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त मतलब जो अपने हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विचार नहीं कर सकते। मतलब राज्य में कोई भी अपने हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं विचार कर सकते कि कितना। ठीक है, जैसे इसका अर्थ देख लेते हैं। भारत की सरकारें, संसद, न्यायपालिका, राज्य की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी, समग्र जो चीज़ आता है उस किस में रहेगा? राज्य में। ठीक है, तो राज्य शब्द जहाँ भी संविधान में लिखा रहेगा उससे आप समझिएगा। ठीक, ये कोई मूर्त नहीं है, अमूर्त है, इसलिए कहा जाता है। ये सब शब्दावली पूछी जाती है। अब देखिए राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। इसमें भूभाग है, जो मतलब भारत का नक्शा है ना, पूरा भूभाग। फिर जनसंख्या, ठीक, फिर सरकार, फिर संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य रूप से हम अपना निर्णय ले सकें। तो हमारे देश की जो सरकारें हैं क्या करती हैं, जो मतलब केंद्र में, वो किसी भी देश के साथ समझौता कर सकती हैं। उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कोई देश कर सकता। ठीक है, अब शासन के अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले विधायिका। ठीक है, इसमें क्या होता है? कानून का निर्माण होता है। ठीक है, और कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा निर्माण कानून होता है उसको पालन कराती है। ठीक है, जैसे इसके दो भाग होते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक, और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, राजनीतिक में वो भाग आएंगे जो इसमें आप सदन के सदस्य होते हैं। ठीक, अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे जो आपको मतलब कि जो अधिकारी होते हैं। ठीक, अब इसी राजनीतिक पे आधारित है कौन सा? यूएसए का अध्यात्म कार्यपालन प्रणाली। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे यूएसए के बारे में भी। बस ये आप समझिए, राजनीतिक में जो सदस्य चुन के जाते हैं संसद में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, वो किस में आएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका में। अस्थायी में जो नौकरशाह मतलब जो भी अधिकारी होते हैं। न्यायपालिका सबको पता है। अब देख लेते हैं संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका कहाँ कहाँ लागू है? भारत में और इंग्लैंड में। कैसी कार्यपालिका है? संसदीय। अब दोहरी कार्यपालिका, ये जो दोहरी कार्यपालिका है ना, ये आपकी जिसमें राष्ट्रपति की भी शक्ति और पीएम की भी शक्ति समान होती है। ठीक, समझ गए? एक अध्यात्मक मतलब कि अध्यक्षीय जो है कार्यपालिका, थोड़ा आवाज़ मेरा फंस रहा है। अध्यक्षीय कार्यपालिका जो होती है वो कहाँ है? अमेरिका में। ठीक, वहाँ पर क्या होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ठीक, और संसदीय जो कार्यपालिका होती है ना, इसमें नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, और इसमें प्रमुख कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अब एक होता है बहु कार्यपालिका। इसमें क्या होता है? कार्यपालिका के सभी सदस्यों की बराबर शक्ति होती है। आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा लक्ष्मीकांत में जब आप देखेंगे तो। और ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, एनसीईआरटी में कुछ भाग दिया है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया है। अब देखिए, बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, बस आपको बता रहे हैं ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहु कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका के सभी सदस्यों के पास बराबर शक्ति होती है। ठीक, इसमें सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी का पद नाम मात्र होता है। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ सर्वोच्च नहीं होगा। जितने भी संसद के सदस्य होंगे सब अपने आप में सबकी मतलब की शक्ति बराबर होगी। ये कहाँ लागू है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी हम लिख दिए कहाँ कहाँ लागू है। आप देखिए शासन प्रणाली के प्रकार। ठीक, पहला परिसंघानात्मक प्रणाली। इसका क्या अर्थ होता है? परिसंघानात्मक प्रणाली में अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। मतलब इसमें राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन संगठन मतलब कि संघ का आपका जो होता है विनाश हो जाता है। परिसंघानात्मक प्रणाली में क्या होता है कि कुछ राज्य मिल करके, ठीक, किसी भी देश के साथ मतलब कि संधि समझौता कर सकते हैं। ठीक, और जब राज्य अपने में समझौता हटा लेते हैं तो इसके बाद वो संगठन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इस पर संघ महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल में भूतपूर्व सोवियत संघ, पहले यूएस भी था। हमारा संगठनात्मक प्रणाली, ये क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। मतलब ना इसमें राज्यों का विघटन हो सकता है ना संघ का हो सकता है। ठीक है, इसमें मतलब कि राज्य का भी और मतलब संघ का भी बराबर शक्ति होती है। ये कहाँ कहाँ लागू है? जर्मनी में, यूएस में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एकात्मक विनाशी राज्यों का मतलब कि अविनाशी रहेगा,
अविनाशी संगठन मतलब विनाशी राज्यों का तो खत्म मतलब विनाश या खत्म किया जा सकता है, लेकिन संगठन मतलब संघ का नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ का लागू है? ब्रिटेन में, फ्रांस में। और हमारे यहाँ भारत में कौन सी प्रणाली है? समानता संगठनात्मक है, मतलब संगठनात्मक पूरी तरह से नहीं, संगठनात्मक समानता क्यों है? क्योंकि संकट समय एकात्मक हो जाती है। ठीक है संगठनात्मक मतलब राज्य और केंद्र दोनों का बराबर, लेकिन जहाँ आपका कोई संकट आएगा, जैसे कि कोई विदेशी राज्य से मतलब आक्रमण होता है, ठीक, आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 352, 356, 360, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी? एकात्मक संघ की पूरी शक्ति आ जाती है, राज्य कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है भारत में कैसा है? समांतर संगठनात्मक। अब हम देख लेते हैं संसदीय प्रणाली और आध्यात्मिक प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, हम थोड़े थोड़े शब्दों में पूरी चीज़ को समेटने की कोशिश की है, नहीं तो ये बहुत मतलब कि बड़े बड़े लाइन है। देखिए, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक, संसद मतलब कि संसदीय प्रणाली में। और इसमें क्या होता है? पृथक होते हैं आध्यात्मिक प्रणाली में। ठीक है, मतलब कार्यपालिका जो है विधायिका के ही सदस्य होते हैं, इतना याद रखिएगा। और इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक होता है, मतलब कि नाम मात्र का, और यहाँ नाम मात्र का नहीं होता है, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है यूएस में, भारत में, इतना याद रखिए। सरकार का मुखिया कौन होता है? आमतौर पर पीएम होते हैं, और यहाँ राष्ट्रपति होता है। इसमें क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को भंग किया जा सकता है, और यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आता ही नहीं है। ठीक है, इसमें पीएम संसद के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक, इसमें कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश संसदीय और भारतीय संसदीय में क्या अंतर है। भाई, संसदीय प्रणाली भी दो प्रकार से, ब्रिटेन से हम कुछ पूरी तरह से नहीं ले लिए हैं, कुछ हमने हर देशों से लिया है, इसलिए भारतीय संसदीय प्रणाली अलग ही कहना एक सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अब पहला, राजतंत्र पर आधारित। ये जो ब्रिटेन की संसदीय है ना, किस पे है? राजतंत्र पे आधारित है, अर्थात यहाँ का राष्ट्रपति क्या होता है? वंशानुगत होता है। ठीक, और भारत में लोकतंत्र पे आधारित, मतलब चुना जाता है चुनाव के द्वारा। ठीक है, मतलब कि, और राष्ट्राध्यक्ष कैसे होता है? निर्वाचित, अभी बताया ना, चुना जाता है चुनाव के द्वारा, तो वही राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित। कहाँ पे? भारतीय संसदीय में। अब देखिए, ब्रिटेन संसदीय में, ब्रिटेन संविधान एक विकसित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान कैसा है? एक विकसित है। अब भारत में का संविधान कैसा है? एक लिखित है। और ब्रिटेन में संसदीय में जो है, ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संसद है। सॉरी, ब्रिटेन में संसद क्या है? सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। आप पढ़ते होंगे आप लोग, मतलब वहाँ का अगर संसद कह दिया ये लड़का नहीं लड़की है, तो लड़की ही कहा जाएगा। ठीक, और यहाँ पे संविधान जो कहेगा वही होगा। अब देखिए अगला, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। अब भारत का कोई भी सदस्य मतलब कि प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का, उसको सदस्य बनना अनिवार्य है। अब ये देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, नीचे लिखे हैं। देखिए, भारत में संसद होता है, ठीक, और ब्रिटेन में संसद क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, जो संसद में हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वो ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्डर होता है, लॉर्डर्स होता है। और यही अमेरिका में सीनेट होता है। जो हमारे यहाँ लोकसभा होता है, वहीं पे ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये सब पूछा गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, संविधान का विकास हम थोड़ा देख लेते हैं। हिस्ट्री में हमने अच्छे से पढ़ा है, कंपनी के बारे में, पूरी जो भी गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल की हम चर्चा कम करेंगे, नाम मात्र का, बार बार चर्चा करने से किसी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, और फिर इसके बाद हम ब्रिटेन ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है क्या। सबसे पहले समझ लीजिए, एक है क्या अधिनियम क्यों आता है, क्योंकि 100 साल से, लगभग 1773 में तो आता है ये, लेकिन 100 साल से क्या कर रही थी यहाँ? कंपनी आके व्यापार करते करते शासन भारत में करने लगी थी। तब जो ब्रिटेन मतलब की संसद थी, सरकार थी, ऐसे डायरेक्टली तो हटा नहीं सकती। अब वो दिमाग लड़ाने लगी, अब हमको भारत में एंट्री करना है, इतना बड़ा देश है, और यहाँ पर हमारी कंपनी जो हमारे अधीन है वहाँ जाकर राज्य कर रही है, तो नियम बनाने लगे। उसी क्या, अब ये कंपनी के अधीन रहेंगे, फिर कुछ समय के बाद ब्रिटेन अपने अंदर ले लेगा ब्रिटेन ताज, दिखा है ना कि ब्रिटिश ताज, यही बात है। सबसे पहले कौन सा आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय का नियंत्रण की शुरुआत होती है, बताया ना अभी। दूसरी बात, कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार व भारतीय से उपहार लेने के लिए मना कर दिया जाता है, ठीक है, और रिश्वत पर प्रतिबंध कर दिया जाता है। और तीसरा, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंट को कलकत्ता प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। किसके अधीन किया जाता है? कलकत्ता प्रेसिडेंट के, याद रखिएगा। और बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। अब पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और अंतिम बंगाल गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाई, ठीक। तथा निर्णय कार्यकारिणी के बहुमत के आधार पर होता था। ये जो होते थे बंगाल के गवर्नर, निर्णय कैसे लेते थे? आपके अपने कार्यकारिणी के जो होते थे, मतलब ये अध्यक्ष गवर्नर जनरल को लेके 4 सदस्य होते थे, ठीक है। अब ये घटेंगे, बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, ये सब आएंगे, सब आगे आगे जितने भी एक्ट आएंगे। अगला, सर्वोच्च, इसमें सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, कब? 1774 में। पूछा गया है, सब कुछ पूछा गया है, मैंने वही सब रखा है। प्रीवियस ईयर अब कुछ एनसीईआरटी से लेकर रख दिए हैं शब्दावली, बस इतना समझ जाइए। इतना पढ़ लेंगे तो कम से कम 80% से 85% क्वेश्चन आपका पक्का है, फंसेगा, ठीक है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलजेपी, ठीक। इसके सदस्य 2 और थे, उनका नाम आप बताइए, हम पीडीएफ में लिख के दे देंगे, कमेंट करिए आप। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्यों आता है? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। अब देखिए ये सब ड्रामा था, जो ब्रिटिश संसद थी ना, कि हम कुछ ही रुको, अभी कमी रह गई उसको हम सही कर रहे हैं, ऐसे सही करते करते पूरे अपने अधीन ले लेंगे, ठीक। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से आया था। कंपनी के अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देख रहे हैं कैसे कैसे सब कर रहे हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इसमें 24 सदस्य होते थे। अब कहा कि नहीं नहीं नहीं, कंपनी जो थी, आप व्यापार भी कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक। एक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उसमें 24 सदस्य होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? व्यापारिक कार्य बस देखेंगे। आज बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे, वो क्या करेंगे? राजनीतिक कार्य देखेंगे। देख लिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारियों को भी पृथक कर दिया गया, मतलब कार्यपालिका अलग रहेगी और न्यायपालिका भी अलग रहेगी। स्थापना ये सब किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्यों? अब उनको शासन करना था, ब्रिटेन को कंपनी के अधीन रह के नहीं, अब कंपनी को हटाना चाह रहे थे लोग। गवर्नर जनरल की परिषद को क्या सुप्रीम कोर्ट के से अधिक शक्ति दी गई, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है 1781 में जो आता है, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य जो थे ना, अभी हम बताएं, उसमें क्या कहेगा? 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई, मतलब 4 की जगह 3। और जो निर्णय था अभी बहुमत के आधार पर चल रहा था। अब अगला आता है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ये देखिए, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, जो राजनीतिक और व्यापारिक, ठीक है। सॉरी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कितना? 1781 में आया। ये क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से। देख रहे हैं अंग्रेज क्या करने लगे, रुके रुके कुछ अब कमी रह गई है। जो 1773 में आया है रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कमी रह गई है। एक और आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक। इसमें क्या कहा है? पहली बार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करते हैं, ठीक। जो मतलब कि गवर्नर जनरल थे वो अलग रहेंगे और न्यायपालिका अलग रहेगी, क्योंकि स्थापना भी कर दिए थे। तो स्थापना पहले ही कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि रुको अभी खेला रचेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय स्थापना करके देखिए कुछ बवाल तो नहीं हो रहा है कंपनी के द्वारा, विद्रोह वो भी तो हो सकता था, लेकिन देखे कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करते हैं। देखिए यहाँ पे स्थापना 73 में 74 में किया जा रहा है, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला के क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे कर रहे हैं अलग 1781 में। क्यों? देखना चाह रहे थे कंपनी तो नहीं विद्रोह कर दे रही है हमारे खिलाफ। भले अधीन थे लेकिन उनको डर भी था। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो बहुत सब अच्छे से दिया गया है, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ जितना मतलब कि आपके काम लायक है, ठीक। फिर अब देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति दी गई, ठीक है। अब अगला है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या किया जाता है? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य, मतलब व्यापारिक कार्य को भी पृथक्करण कर दिया गया। ये देखिए अभी तक क्या किए कि एक न्यायपालिका की स्थापना किए, एक गवर्नर जनरल की स्थापना कर दिए, मतलब स्थापना गवर्नर जनरल थे लेकिन कहे कि अब नहीं अलग रहेगा दोनों का क्षेत्र।
अब यहाँ क्या करेंगे, नहीं अब कंपनी जो है ना व्यापार व्यापार और राजनीति नहीं करेगी, अब दोनों अलग अलग ही होंगे, उसी में विभाग होंगे। ठीक, तो इसने क्या कहा, एक बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कितने सदस्य थे, 24। ये क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्य करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जिसमें 6 सदस्य रहेंगे, ये क्या करेंगे, राजनीतिक कार्य करेंगे। ठीक है, अगला राजनीतिक मामले के नियंत्रण बोर्ड, यही बताया ना अभी, वही लिखा गया। कंपनी के अधीन क्षेत्र में सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक है, सब मैंने पहले ही कहानी के रूप में बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो लिखा है उसको आप देखते रहिए। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है, बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो 4 सदस्य स्थापित किए गए थे, अब उनको क्या कर दिया, 3 सदस्यों में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन निर्णय अभी भी बहुमत के आधार पर होता था। ठीक है, अब अगला आता है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनी के जो अधिकारों को 20 मतलब कि वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। विद्रोह होने लगा था भारत में, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अभी जांच कर रहे हैं, तो फिर एक आया तो कहा नहीं ठीक है अभी 20 साल बढ़ा दे रहे हैं कंपनी को जो मतलब कि व्यापार कर रही है और राजनीतिक रूप से। ठीक, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, नियंत्रक बोर्ड। ठीक है, इसको खर्च अब कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। अब 20 साल के बाद आने वाला था व्यापार से संबंधित के लिए। ठीक है, फिर आया कंपनी के अधिकार पत्र को फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन लेकिन याद रखिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो केवल बस कंपनी ही व्यापार कर रही थी, अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी। अब ब्रिटेन के लोग भी आके यहाँ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एक बात और कि चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ के, चाय और चीनी का व्यापार अभी भी कौन करेगा, कंपनी ही करेगी। पूरी तरह से एक ही बार में छीनेंगे कंपनी से, सोचिए तो कंपनी वाले भी तो विद्रोह कर सकते थे, इसलिए धीरे धीरे छीने। अब जब 20 साल बाद आता है 33 में, तो ये भी छीन लेते हैं अधिकार। अभी देखिए आगे। और प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान भी किया गया। इधर भारतीयों को भी कुछ करना चाहते कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए सब ला रहा था, हम आपको विकसित भी करना चाहते हैं। और ईसाई मिशनरियों को छूट दिया गया कि अब जाइए प्रचार करिए। अब छूट भी दे दिए क्योंकि ब्रिटेन जान गई अब तो हमारा वहाँ सरकार मतलब पूरी रूप से अस्तित्व मतलब कि प्रशासन रूप में भी आ गए हैं, व्यापारिक रूप से नहीं रह गए, प्रशासन में भी आ गए हैं और कंपनी में भी पूरी तरह से प्रशासन स्थापित कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रिटिश भारतीयों भी, जो ब्रिटिश नागरिक भी थे, भारत की अदालतों के क्षेत्र अधिकार में आ गए। जो ब्रिटिश नागरिक थे, ठीक, जो पहले निर्णय होता था अदालत में, जो बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ केवल बस क्या करते थे कि बस भारत से लोग होते थे 13 से पहले, 1776 में जो स्थापना हुआ था। लेकिन अब 13 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो नागरिक थे उनको भी इसके अधिकार में रख दिया गया, मतलब उनको भी इसी, अगर कोई सजा करते हैं तो यहाँ न्यायालय में सुना दिया जाएगा, जिसमें भारतवासियों को सुनाया जा रहा था। ठीक है, बस उतना ही हम लिखे हैं जितना क्वेश्चन पूछा गया है और जितना आ सकता है। आप उठा के घटना चक्र जो पूर्वावलोकन किताब आती है उससे सॉल्व करिएगा। अगला आता है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए, बताए थे ना कि पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था, मतलब कि जो पूर्ण एकाधिक अधिकार था वो खत्म कर दिए और राजनीतिक कार्य के लिए एक अलग बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग तो कर दिए थे उसी समय। ठीक है, अगला बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, और ये कौन कहलाया, सब उसमें कौन था, विलियम बेंटिंक। इनके संबंध में क्वेश्चन आ गया, भारत का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक मारेंगे। और पूछेगा सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन मारेंगे, विलियम बेंटिंक अंतिम। अच्छा पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तब विलियम बेंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम यहाँ आ जाएगा तब विलियम बेंटिंक। यहाँ प्रथम है, यहाँ बंगाल में अंतिम है। अब देखिए कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की सम्मिलित किया गया, और ये कौन थे, मैकाले। अब देखिए पहले 4 थे, फिर घटा के 3 कर दिए, अब फिर एक चौथा ला दिए। ठीक, और कौन था कानून के रूप में, कौन, मैकाले। मैकाले के बारे में बहुत कुछ है, पढ़ाएं भी आपको, हिस्ट्री में पढ़िएगा। प्रथम विधि सदस्य ये थे, मतलब विधि का निर्माण, कानून का निर्माण करेंगे। अब देखिए दास प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया 1837 में, लेकिन खत्म कब हुआ, 1843 में। किसके द्वारा, एलन बरो उस समय था भारत का गवर्नर जनरल। सब बताएं।
हम गवर्नर जनरल का ज़्यादा नाम नहीं ले रहे, जो हम प्रमुख उनका ले रहे हैं। अब देखिए, ब्रिटिश व्यापारियों को लाइसेंस फ्री एंट्री, मतलब कि अब आइए पूरी तरह से आप व्यापार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1833 में कंपनी थी, उसका व्यापार का एक अधिकार चाय और चीनी का भी छीन लिया गया था। ठीक है। अब अगला आता है चार्टर एक्ट 1853। आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ? विधायी शक्तियों का कार्यपालिका शक्ति से पृथककरण किया गया। मतलब विधि के निर्माण को क्या कार्यपालिका का एक रूप से देखिए। अब यहाँ से क्या होता है, 1853 से एक संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ जो चल रही है, उसका यहाँ से विकास माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन है तो खुली प्रतियोगी परीक्षा आरंभ किया गया। 1833 में लाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, विरोध होने लगा, इसलिए नहीं आया। और कहाँ हो रहा था ये परीक्षा? ब्रिटेन में। अब देखिए, कानून विधि सदस्य को परिषद के पूर्व सदस्य का दर्जा दीजिए गया। जो एक कानून था ना मैकाले, 1833 में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 53 में पूर्ण सदस्य का इसको दर्जा दे दिया गया। उसमें क्या था, अंशकालिक था। वो निर्णय मतलब कानून तो बना सकता था, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता था, जो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद का स्थापना किया गया। ठीक, आगे विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या जो 24 थी, घटा के कितना कर दी गई? 18। और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जा रहे थे, जो 18 में, मतलब कि ब्रिटिश सदस्य सदन द्वारा। सोचिए, अभी 24 से घटाकर 18 कर दिया, 18 से फिर इसमें से 6 अपने ही नियुक्त कर दिए, बचे कितने? 12 लोग, आधा कर दिए ना। ये दिमाग लड़ाए। 24 से सीधे 12 नहीं किए, 6 अपने नियुक्त कर दिए, 18 रन कहे कि हम 18 6 घटा रहे हैं। जब घटाएं कितना? 12। आगे चल के इसको भी खत्म कर देंगे। अभी देखिए 1857 की जब क्रांति होगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ये भी बता दिए सब इसी समय। 1853 में बोल दिए कि कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि 1857 की क्रांति जो थी, मौका मिल जाता है ब्रिटिश क्राउन को कि अब ख़त्म करो ब्रिटेन, मतलब जो ये कंपनी है शासन कर रही है। बंगाल में एक अतिरिक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। बंगाल का पूरे भारत को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसलिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। ठीक है। देखिए, मतलब एक तरह से जो ये अंग्रेज़ थे ना, हर तरह से लालची ही थे, चाहे वो कंपनी वाले हों चाहे संसद वाले हों। अब कंपनी वाले उन्हीं के थे, ठीक, लेकिन उनको लालच थी कि सबको अपने लिए लालच था। ठीक, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में एकता थी। कांग्रेस को जब देखते थे कि हमको आपसी जब लाभ जहाँ से वहीं से वो करते थे काम, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे जो अंग्रेज होते हैं, ये समझ जाइए। लेकिन जब देखते थे अंग्रेज और भारत में लड़ाई हो